हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम पर। लेके आ गए हैं आपके बीच में सफाई कर्मचारी CRPF से संबंधित 12वां पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं अपने क्वेश्चनों को। क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप उसे देख पाएंगे। और हमारी इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं पहला क्वेश्चन, और ये हमारा CRPF सफाई कर्मचारी का 10वां पार्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। सफाई कर्मचारी के लिए अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हाउसकीपिंग स्टाफ। तो हाउसकीपिंग स्टाफ के नाम से जाना जाता है सफाई कर्मचारियों को, जो कि अस्पतालों में प्रयुक्त होते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा, सफाई कर्मचारी कितनी बार कीटाणुनाशक लोशन के साथ प्रत्येक पारी में मॉपिंग करता है? तो कितने करता है यह कीटाणुनाशक लोशन के साथ? तो एक पारी में 3 बार यह कर सकता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा, दीवारों पर या ऑपरेशन रूम और लेबर रूम की धुलाई कब होनी चाहिए? तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ेंगे। दीवारों पर या ऑपरेशन रूम और लेबर रूम की धुलाई कब होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ये डेली सफाई इसकी होनी चाहिए, ऑपरेशन रूम और लेबर की, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन होते ही रहते हैं। और लेबर रूम में आप जाएंगे तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है, लेबर जो भी काम करके आती है तो वहाँ पे वो सब उधर ही धूल मट्टी हो जाती है, तो इसकी सफाई रोज़ ही होती है। चलते हैं आगे की तरफ। प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन रूम की सफाई मॉपिंग करने का निर्देश किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा यह सफाई करने का निर्देश दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा OTP इंचार्ज, जो कि OTP प्रभारी होता है, उसके द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि ऑपरेशन हो गया है तो आप उसको सफाई कर दें। तो ये इसका निर्देश इनसे मिलता है, आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विम और एसिड के साथ WC और वॉश बेसिन की धुलाई कब करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा रोजाना सुबह इसकी सफाई करनी चाहिए और उसके बाद अपना कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। वार्ड को साबुन के घोल से कब धोना चाहिए? तो वार्ड को साबुन के घोल से कब धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा हफ्ते में एक बार वार्ड को जरूर साबुन से धो लेना चाहिए, जिससे उसकी साफ़ सफाई हो जाए वार्ड की, क्योंकि मरीजों के आवाम में उसकी गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है वार्ड में जहाँ पे मरीज होते हैं, तो उसकी साफ़ सफाई हफ्ते में एक बार होनी चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, दीवार, खिड़कियाँ, दीवार, लटकाए रोशनी, वेंटिलेटर, गिलास, पेन सभी को गीले पोछे और धूल से कब धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा इनको भी रोज़ धोना चाहिए, क्योंकि डेली उपयोगी ये चीज़ें हैं जिनको रोज़ धोना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। वार्डों, शौचालयों से मकड़ी का जाला हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सफाई कर्मचारी द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और इनके टूल्स के वीडियो भी हम डालने वाले हैं कि कौन सा टूल्स किस चीज़ में उपयोग आता है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलते हैं आगे की तरफ। बेड पेन देना और निकालना, मरीजों की यूरिनल देना और निकालना किसके द्वारा किया जाता है? तो जो कि बेड पेन या बेड पे कपड़े वपड़े देना और ये मरीजों को यूरिनल देना या निकालना, या ये यूरिनल आप समझ गए होंगे, पेशाब को ये बोल रहा है, और किसके द्वारा ये दिया जाता है या उसके द्वारा लेके जाया जाता है लैब तक? तो ये होगा सफाई कर्मचारी, इसमें सही आंसर होगा, जो कि यूरिनल टेस्ट के लिए जाता है तो उसके सफाई कर्मचारी वहाँ से लेके जाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्र मल के नमूनों एकत्र और प्रयोगशालाओं तक ले जाने किसके द्वारा किया जाता है? वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको, किसके द्वारा ले जाया जाता है? ये साफ सफाई कर्मचारी के द्वारा ले जाया जाता है। मूत्र मल के नमूने जो होते हैं हॉस्पिटलों में जो जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं, तो उनको साफ सफाई कर्मचारी द्वारा लैब तक भेजा जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा, एंटी माइक्रोबियल साबुन और पानी के साथ हाथ कब धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दस्ताने का नया सेट पहनने से पहले। ठीक है फ्रेंड, दस्ताने पहनने से पहले इसको साबुन से धो लेना चाहिए हाथों को, जिससे कीटाणु समाप्त हो जाएं और हमारे
जो दस्ताने हैं वो साफ सुथरे हाथों पर पहने जाएं। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर आपके सामने है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या बाह्य, ये हो गया है, इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बाह्य रोगी विभाग। तो बाह्य रोगी विभाग जो होता है उसका ओपीडी, उसे शॉर्ट फॉर्म है इसकी, और इसका सही फुल फॉर्म होगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा, आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीयू का इसमें पूर्ण रूप पूछ लिया है, इसका सही आंसर होगा इंटरसेविक केयर वार्ड। तो इंटरसेविक केयर वार्ड जो होता है, गहन देखभाल वार्ड, उन्हें आईसीयू कहते हैं, जिनमें गहरी निगरानी रखी जाती है मरीजों की, और वहाँ पे ऑक्सीजन और अन्य जो भी उपकरण होते हैं मेडिकल से संबंधित, वो वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही फॉर्म होगा इंटरसेविक केयर वार्ड। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ओटी का पूर्ण रूप क्या है? ओटी का, तो ओटी का पूर्ण रूप देखेंगे ऑपरेशन थिएटर। तो ओटी का पूर्ण रूप होगा ऑपरेशन थिएटर। आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में जहाँ पे आप जैसे जाते हैं तो ऑपरेशन जहाँ पे थिएटर होता है तो उसके कमरे के ऊपर लिखा होता है ओटी, तो इसका मतलब होता है कि ये ऑपरेशन थिएटर रूम है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्घटना और आपातकालीन विभाग किन किन ब्लॉकों के अंतर्गत आता है? तो इसमें दुर्घटना और आपातकालीन विभाग के संबंधित में क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका सही आंसर होगा आपातकालीन ब्लॉक और ट्रामा सेंटर। तो इनके अंतर्गत यह होता है, जो कि इसका सही आंसर है आपातकालीन ब्लॉक और ट्रामा सेंटर। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियोलॉजी विभाग में क्या क्या होता है? तो इसमें पूछ लिया है कि रेडियोलॉजी जो तरंगें होती हैं उसके विभाग में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई या ईसीजी। रेडियोधर्मी कोबाल्ट इनका हिंदी रूप है, अल्ट्रासोनिकग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, तो ये इसमें आते हैं, जो कि एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई और ईसीजी ये इनके शॉर्ट फॉर्म है। तो इन्हें रेडियोलॉजी विभाग के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। रोगी देखभाल क्षेत्रों में झाड़ू का उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कभी नहीं, केवल मॉपिंग की जाती है झाड़ू से। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोगी देखभाल में इसका झाड़ू का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मॉपिंग की जाती है झाड़ू से। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सफाई के लिए उपकरण क्या क्या हैं? तो इसका सही आंसर लेंगे, कौन कौन से उपकरण जो कि सफाई में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लंबे हाथ वाला फूल झाड़ू या गोला झाड़ू, जो भी आप कह सकें। इधर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। लंबे हाथ वाला झाड़ू या फूल झाड़ू आप कोई भी ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बांस लगी लकड़ी जो सफाई कर्मचारी होती है हॉस्पिटल में, उसके लिए बोल रहा है। रबड़ के दस्ताने और सफाई ट्रॉली या बाल्टी, इसका प्रयोग कर सकते हैं सफाई कर्मी। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लीजिंग साबुन किस प्रकार के यौगिक हैं? तो किस प्रकार के यौगिक हैं क्लीजिंग साबुन? इसका सही आंसर होगा क्षार यौगिक। ये क्षार यौगिक के प्रकार के एक यौगिक हैं, जो कि क्षार में ये आते हैं क्लीजिंग साबुन। ये थोड़ा क्लीजिंग लिख गया है इधर, तो ये क्लीनिंग साबुन इधर होना चाहिए था फ्रेंड्स, मिस्टेक बाय मिस्टेक ही लिख गया है। मैंने भी एक बार ये बाय मिस्टेक पढ़ दिया। तो ये क्लीनिंग साबुन किस प्रकार के होते हैं? तो ये क्षार यौगिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, साबुन आमतौर पर किसको साफ करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो किसके आमतौर पर साफ करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर देंगे सतहों से गंदगी और कार्बनिक पदार्थ को साफ करने के लिए साबुन आमतौर पर साफ किया जाता है। या हाथों से गंदगी हटाने का प्रकार हो, या सतहों से गंदगी या कार्बनिक पदार्थ को साफ करना हो, तो इससे साबुन आमतौर पर इनके लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार्ड में शौचालयों से मकड़ी के जाले को कितने दिनों में हटाना चाहिए? तो इसमें पूछ रहा है जो वार्ड में शौचालय बने होते हैं उनमें मकड़ियों जालों को हटाने के लिए कितना समय होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्येक दिन ये हटा देनी चाहिए। जब भी आपको कोई भी दिक्कत दिखे या जाला दिखे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा CSP विभाग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर लेंगे सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इनका सही आंसर होगा CSP का सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट, जो कि इसका पूर्ण रूप है CSP का।
और इसे हिंदी में देख लेते हैं, केंद्र आपूर्ति विभाग। इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय आपूर्ति विभाग। ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म को आप। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है हमारा, क्लोरीन किस उत्पाद के रूप में उपलब्ध होता है? तो किस के उत्पाद में मतलब उपलब्ध होता है ये क्लोरीन? तो इसका सही आंसर होगा तरल पदार्थ और ठोस पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है क्लोरीन। चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम ब्लीचिंग का प्रयोग कब होना चाहिए? तो सोडियम ब्लीच और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग कब होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा अंतिम विकल्प, मतलब अंतिम विकल्प के तौर पर इसका प्रयोग होना चाहिए, लास्ट चूज के तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडियम हाइपोक्लोराइड अगर आपको उपयोग करना हो तो इस किस समय में करेंगे, तो जो भी अंतिम समय होगा उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, या अन्य किसी चीज़ से वो कुछ जिसके लिए उपयोग किया जाता है उससे वो हो नहीं पा रहा है तो इसे अंतिम रूप के चरण में इसको प्रयोग किया जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। अगला हमारा CSSD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर लेंगे, आंसर आपके सामने है, सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो इसका सही आंसर यही होगा, इसका पूर्ण रूप है CSSD का सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इसका हिंदी रूप होगा केंद्रीय बांझ आपूर्ति विभाग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेशन के साथ मिलते हैं, और मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ। ओके, बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।